ऐसा विचार कहाँ हो तुम? करण ने हैरानी से पूछा। नहीं, नीलम ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं केवल हर चीज का मतलब निकालने की कोशिश कर रही हूँ। क्या डीन को पता है? नीलम ने अचानक पूछा। हाँ, करण ने कहा, वही वह व्यक्ति है जिसने मुझे सबसे पहले मेरी समानताओं को उजागर करने की अनुमति दी। यह समझ में आता है, नीलम ने कहा। मैं जो बता सकती हूँ, आपने 4 अलग अलग शुद्ध मन स्रोत को अवशोषित कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास उनमें से एक को भी खरीदने के लिए पैसे हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश और अंधेरे का मन स्रोत बहुत दुर्लभ है, लेकिन अपेक्षा बेकार भी है। वहाँ बस उनके लिए कोई मांग नहीं है, जिसका अर्थ है कि जो कोई भी उनमें से कुछ को अपने साथ ले जाता है, उसे कमांडर स्टेट जानवरों के बारे में दूर से भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके विचार क्या है? नीलम ने पूछा। उस पल करण को थोड़ा अलग महसूस हुआ। हाँ, उसने नीलम पर भरोसा करने का फैसला किया था, लेकिन वह यह भी नहीं भूला था कि डिन ने कैसे व्यवहार किया था। डिन ईमानदारी को बहुत महत्व देता था, लेकिन उसने अपने मित्र राम के साथ विश्वासघात भी नहीं किया था। मैं कहना नहीं चाहता, करण ने आँख भरते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि यह कहना मेरे जगह है कि डिन क्या सोचते हैं। नीलम ने सिर हिलाया। यह एक अच्छा गुण है। अगर आपने मुझे बताया होता कि डिन ने क्या कहा है, तो आप पर मेरा भरोसा कम हो जाता। वैसे भी, नीलम ने करण के करीब जाते हुए कहा, आपने कहा था कि आपको मिडिल रैंक टू डार्कनेस एफटीडी धातु के 2 टुकड़ों की जरूरत है, सही है? करण ने सिर हिलाया। हाँ, जैसा कि आपने देखा है, मेरे पास 4 एफिनिटी है और मैं सब कुछ संतुलित रखना चाहती हूँ। मेरी तलवार को धातु के 7 टुकड़ों की जरूरत है, जिसका मतलब है कि मुझे प्रत्येक के 2 टुकड़ों की जरूरत है। आप उस हथियार को बनाने की योजना कैसे बनाते हैं? नीलम ने पूछा। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई भी लोहार 4 अलग अलग प्रकार के शुद्ध एफिनिटी धातु को एक साथ मिलाना जानता होगा। अंधेरे और प्रकाश एफिनिटी धातु से हथियार बनाना पहले से ही कुछ ऐसा है जो लगभग कोई भी लोहार नहीं कर सकता है। करण ने कहा, मेरे पास इसका समाधान है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। नीलम ने केवल थोड़ी देर के लिए करण की ओर देखा। ठीक है, उन्होंने कहा, प्रति यूनिट 1000 सोना। करण ने गहरी सांस ली। 1000 सोना, यह बहुत है। करण ने टिप्पणी की। यह वही है जो आपके पास है, उसने कहा। यह मत सोचिए कि मैं आपसे जबरदस्त वसूली कर रही हूँ। यदि आपको वास्तविक कीमत का भुगतान करना होता तो आपको 10,000 से अधिक सोने का भुगतान करना होगा। मैं अनिवार्य रूप से अपने उस कीमत पर आपको धातु उपहार में दे रही हूँ। इसके अलावा, यदि आपने समझदारी से काम लिया तो आपको चोरी टिकट से 2200 सोना प्राप्त होना चाहिए था। कर्ण ने भरा। धन्यवाद, तुम्हारे कमरे में, उसने उत्तर दिया। हम इस तरह का व्यवहार सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। मैं धातु के प्रभाव को छिपा सकती हूँ, लेकिन आप नहीं छिपा सकते। यदि आप खुले तौर पर धातु के साथ घूमेंगे तो देर सवेरे आप पकड़े जाएंगे। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि धातु आपके पास पहले से ही मौजूद है? करण ने हैरानी से पूछा। नीलम ने सिर हिलाया। हाँ। करण को थोड़ा हैरान हुआ कि नीलम के पास पहले से ही धातु है, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। वे दोनों एक उच्च छात्रों की निगाहों के बीच मुख्य भवन की ओर वापस चले गए। क्या उस दोनों ने कुछ दिन पहले ही एक दूसरे से बात नहीं की थी? क्या हो रहा है? करण को सभी की निगाहों के नीचे एहसास महसूस हुआ। उसने उम्मीद थी कि वे नीलम के इरादों की गलत व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन करण को भी किसी बात की चिंता नहीं थी। शिक्षकों के लिए छात्रों के साथ संबंध बनाना वर्जित था और यह नियम से सख्त था। यदि नीलम नौकरी से नहीं निकलना चाहती तो वह कभी किसी छात्र के साथ रिश्ता शुरू नहीं करती। उसके कारण मूल्य रूप से किसी को भी उन दोनों पर संबंध बनाने का संदेह नहीं हुआ। जब नीलम करण के कमरे में दाखिल हुई तो छात्रों के मन में कुछ संदेह पैदा हुआ। शायद नीलम करण को एक निजी पाठ पढ़ा रही है। करण द्वारा वापस लाई गई लाशों में से एक पर नजर डालने के बाद उसने उसे अपने पंखों के लिए नीचे ले लिया हुआ, या शायद नीलम करण के स्पष्ट समस्याओं में से निपटने की कोशिश कर रही होगी। करण ने हाल ही में एक छात्र को लगभग मार ही डाला था। जैसे ही वे दोनों कमरे में दाखिल हुए, करण ने अपने सोने की 2 बड़ी बोरियों की ओर इशारा किया। दोनों बोरे गायब हो गए और उसके स्थान पर एक छोटा बोरा दिखाई दिया। करण को तुरंत महसूस हुआ कि अंधेरा मन उससे आ रहा है। लाइट धातु और डार्कनेस धातु को कमरे के अलग अलग हिस्सों में रखे। उन्होंने कहा, आप नहीं चाहते कि वे एक दूसरे के मन का उपयोग करें। करण ने वैसा ही किया और ऐसा करने के बाद उसने फिर से नीलम की ओर देखा। धन्यवाद, करण ने कहा।
नीलम ने करण के बिस्तर पर बैठने से पहले केवल सिर हिलाया। इससे करण हैरान हो गया और भ्रमित हो गया। तुम रुकना चाहती हो? करण ने पूछा। अगर मैं अभी चली जाऊं तो हर किसी को संदेह हो जाएगा। मुझे ऐसे दिखाना होगा जैसे मैं आपको एक निजी सबक दे रही हूँ। मैं आत्मीयता के साथ आधार पर मैं पहले से ही बहुत जांच के दायरे में हूँ और मैं लापरवाह नहीं हो सकती, उन्होंने कहा। करण ने सिर हिलाया। यह समझ में आता है। उस वाक्य के बाद कमरे में सन्नाटा लौट आया। नीलम अपनी आंखों में एकमात्र एकाग्रता लिए कमरे की ओर बेतरतीब दीवार को देख रही थी। वह शायद कुछ सोच रही थी। करण ने देखा कि उसे बात करने में कोई प्रशंसा नहीं है और जल्द ही वह ऊब गई। मैं यूं ही नहीं बैठ सकती, करण ने सोचा और खून से सने चेहरे को फिर से अपनी दृष्टि से ओझल कर दिया। मुझे अपना ध्यान भटकाने की जरूरत है। करण ने नीलम की ओर देखा। उसके सामने परीक्षण लेना अजीब होगा। कमरे में वेंटिलेशन भयानक है और अगर मुझे पसीना आने लगा तो इससे पूरी जगह बदबूदार हो जाएगी। क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता? करण ने उत्तर पूर्व जंगल में रहने के दौरान जो सोचा था उसके बारे में फिर से सोचा। सही, मैं कोशिश करना चाहता था कि क्या मैं अपनी एफिनिटी द्वारा क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। यदि मैं आग या बर्फ की एक किरण छोड़ने में कामयाब हो सकता हूँ तो मेरे पास अपने प्रतिनिधित्व पर हमला करने का एक और तरीका है। बातचीत में क्या अंधकार और प्रकाश में कुछ समानता है? मैं इसका परीक्षण कैसे लूँ? और उसी क्षण करण की नज़र नीलम पर पड़ी। क्या मेरे डार्कनेस एफिनिटी का उपयोग करने के तरीके को बदलने का कोई तरीका है? करण ने पूछा। नीलम ने दीवार से हटकर करण की ओर देखा। आप एक सबक चाहते हैं? उसने पूछा। नहीं नहीं नहीं, करण ने जल्दी से कहा। नीलम ने पहले ही उसकी बहुत मदद की थी। वह थोपना नहीं चाहेगी। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह संभव है? ठीक है, मुझे ऐसे दिखाना है जैसे मैं तुम्हें एक सबक दे रही हूँ, कि मैं वास्तव में तुम्हें एक सबक दे सकूं, उसने कहा। मुझे खेद है, करण ने कहा। यह ठीक है, आप सीखने के लिए एकेडमी में हैं। मेरी मदद के बिना आपके पास वास्तव में डार्कनेस एफिनिटी के बारे में सीखने का कोई तरीका नहीं है। मैं मूल रूप से एकमात्र ऐसी व्यक्ति हूँ जो आपको सिखा सकती हूँ। एक शिक्षक के रूप में आपकी मदद करना मेरा काम है। मेरे सामने जमीन पर बैठो, उसने आदेश दिया। करण ने सिर हिलाया और बैठ गया। उन्होंने कहा, कमरे के कोने में डार्कनेस एफिनिटी धातु पर ध्यान केंद्रित करें। इसे महसूस करने की कोशिश करें, लेकिन इसे हेरफेर करने की कोशिश न करें। फिर अगर मिनटों में उसने धीरे धीरे करण को ध्यान की स्थिति में निर्देशित किया। अगले 3 घंटों में उसने करण को बताया कि उसकी डार्कनेस एफिनिटी को कैसे परीक्षण किया जाए, वह इसके साथ क्या कर सकता है। 3 घंटे के बाद नीलम कमरे से चली गई, जबकि करण जमीन पर बैठा रहा। करण ने सोचा, मुझे शिक्षक से पहले ही पूछना चाहिए था कि मैं अपनी एफिनिटी को कैसे परीक्षण करूं। इतने सारे आवेदन हैं। करण ने डार्कनेस एफिनिटी के बारे में क्या सीखा है? उसने कई चीजें सीखी थी। उदाहरण के लिए करण ने जान लिया था वह अपने शरीर के अन्य हिस्सों पर अपने अंधेरे संबंध को उजागर कर सकता था, लेकिन कम प्रभाव के साथ। यदि उसका बायां हाथ गंभीर रूप से नष्ट हो जाता है तो वह सैद्धांतिक रूप से दुश्मन की जीवन शक्ति को अवशोषित करने के लिए अपने दाहिने हाथ का अपने पैरों का उपयोग कर सकता है। अवशोषित बहुत कमजोर होगा। जीवन शक्ति को शरीर के माध्यम से बाएं भुजा तक यात्रा करने की आवश्यकता होगी। या केनस एफिनिटी के साथ यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन यह उसकी अन्य 3 एफिनिटी के लिए एक समस्या होगी। उदाहरण के लिए, यदि आइस मन की एक रेखा करण के पूरे शरीर से होकर गुजरती है तो वह उसके अंगों को गंभीर रूप से घायल कर देगी। उसके बाएं हाथ को नष्ट करना इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, उसके अंगों को लगभग नष्ट करना ही था। करण को पता नहीं था कि अपनी अन्य एफिनिटी को कैसे परीक्षण किया जाए। उसने अनुमान लगाया कि वह अपने डार्कनेस एफिनिटी के संपर्क में आने के लिए करण ने जिस विशेष प्रकार के ध्यान पर केंद्रित किया था, उसने उसे अंधकार की दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति दी। वह दुनिया वास्तविक नहीं थी, यह केवल डार्कनेस मन से पर उसकी महारत का प्रतीक था। लेकिन उस दुनिया में कर्ण के लिए डार्कनेस मन को नियंत्रण करना बहुत आसान था। उसकी शक्ति बढ़ गई थी। डार्कनेस मन ने कुछ हद तक उसकी इच्छा का पालन किया। उस दुनिया में डार्कनेस मन पर उसका नियंत्रण बेहतर था, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। लेकिन इससे करण को डार्कनेस मन से अधिक परिचित होने में मदद मिली।
उसे हैरानी तब हुई जब नीलम ने कमरे को बताया कि यह वह प्रकार का ध्यान है जिससे जादूगर ने मंत्र सीखने थे। मैं अपने तत्व से अधिक परिचित होने के लिए इस दुनिया में आए वे मन में हेरफेर करने के लिए तरीके पर पालन करेंगे। जब जादूगर ध्यान के बिना मन में हेरफेर और मन आंदोलन का पूरी तरह से अनुकरण करने में सक्षम थे तो उन्होंने एक जादू सीख लिया होगा। इसमें बहुत लंबा समय और बहुत सारा काम लगा। इसके अलावा इसे इस दिशा निर्देशित की आवश्यकता थी जो मंत्रों के लिए निर्देशक पुस्तिकाएं थी। अफसोस की बात है कि करण कोई मंत्र नहीं सीख सका। उसके पास एक योद्धा का शरीर था जिसने उसके दिमाग को बहुत कमजोर और धीमा बना दिया था। एक तरह से करण का दिमाग एक प्रारंभिक सत्र पर था जो एक प्रारंभिक सैनिक चरण के योद्धा के बराबर था। उस सत्र के परीक्षणों के पास मंत्र सीखने की क्षमताएं भी नहीं थी। मन के प्रति उसकी शक्ति बहुत कमजोर थी। कर्ण ने लंबे समय तक अपने डार्कनेस एफिनिटी के साथ कई जटिल चीजें करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन पर्याप्त परीक्षण के साथ वह अतिरिक्त हमले सीख सकता है। नीलम ने उसने बताया कि डार्कनेस एफिनिटी के साथ अधिक आम हमलों में से एक पंच के साथ अवशोषण का एक विस्फोट था। जैसा कि मुक्का मारा जाता है उस स्थान की जीवन ऊर्जा जहाँ मुक्का मारा जाता था दुश्मन को चूस लिया जाता था जिससे उसकी रक्षा गंभीर रूप से कमजोर हो जाती थी। तब मुक्के की शक्ति का विनाशकारी प्रभाव होगा। अफसोस की बात है कि यह अधिक सामान्य हमलों केवल सामान्य चरण में ही आम हो गया है। किसी के हथियार को डार्कनेस मंत्र संक्रमित करने का एक तरीका भी था। जो भी जिस लक्ष्य पर हमला करता था उसने जीवन ऊर्जा खींच लेता था, लेकिन उस हमले के लिए 3 आवश्यकों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले किसी को एक ऐसे हथियार की आवश्यकता थी जो डार्कनेस मंत्र को अवशोषित कर सके। दूसरा, किसी को डार्कनेस मंत्र पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तीसरा, किसी को सामान्य चरण में होना आवश्यक है क्योंकि एक योद्धा केवल उस चरण में अपने मन को परिवेश में छोड़ सकता है। नीलम ने कहा कि ये जादू वॉरियर टेक्निक है। किसी की आत्मीयता के प्रति संवेदनशीलता को उस तक लाने के लिए बहुत अधिक काम और समय की आवश्यकता होती है। अधिकांश योद्धा कुछ और करना पसंद करेंगे। करण के लिए यह विशेष रूप से कठिन होगा क्योंकि उसके पास एक योद्धा का शरीर था। मजेदार बात यह है कि इसका मतलब यह भी है डार्कनेस एफिनिटी वास्तव में कर्ण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इससे उसकी शुद्ध शक्ति में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि वह प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकती। सौभाग्य से कर्ण के पास एक सार्वजनिक संभावना थी, लेकिन यह बेकार था कि क्या यह काम करता है। कर्ण ने डार्कनेस मन को उसकी बाह के अंदर बुला लिया। डार्कनेस मन ने जीवन ऊर्जा को अपनी ओर खींच लिया जहाँ भी वह मौजूद थी। डार्कनेस एब्जॉर्ब ने इसी तरह काम किया। कर्ण के लिए समाधान यह था वह डार्कनेस मन को बुलाए और उसे अपने बर्फ और आग के विस्फोट के समान अपनी बाह से बाहर निकाल दे। वह भी समस्याओं के साथ आएगा। जैसी अंधकार मन कर्ण से बाहर निकला वह कर्ण की जीवन ऊर्जा को अपने साथ खींच लेगा। यह मूल रूप से इसे कर्ण के लाइफ फर्स्ट जैसी ही खामी देगा, लेकिन अगर कर्ण उस कमी से निपट सकता है तो वह डार्कनेस मन के साथ अपने हथियार को विस्फोटित कर सकता है, फिर दुश्मन पर हमला कर सकता था। परेशानी भरे परीक्षण के बिना इसका प्रभाव जादू योद्धा तकनीक के समान ही होगा। डार्कनेस मन के लिए अन्य एप्लीकेशन भी थे। उदाहरण के लिए कोई दुश्मन में डार्कनेस मन भर सकता था, उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था। वह प्रभाव डार्कनेस एब्जॉर्ब से भी अधिक विनाशकारी था, लेकिन उपयोगिता को उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। डार्कनेस एब्जॉर्ब करने को जीवन ऊर्जा देगा, लेकिन अगर वह उस अन्य तकनीक का उपयोग करता है तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे भी बदतर उसे अपने दुश्मन को डार्कनेस मन से भरने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसका प्रभाव विनाशकारी होगा। दुश्मन का शरीर बहुत जल्दी उसके अंदर बिखर जाएगा। यह सब बहुत दूर भविष्य में था। अभी कर्ण के पास अपने डार्कनेस मन को दूसरे आकार में आकार देने के लिए क्षमता भी नहीं थी।
उसने मन हेरफेर के संदर्भ में अपना पहला कदम ही उठाया था। वह सब केवल उसके डार्कनेस एफिनिटी के लिए था। उसके पास 3 और थे। कर्ण और अपनी अन्य एफिनिटी में शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन वह कुछ चीजों का अनुमान लगा सकता था जो वह सैद्धांतिक रूप से कर सकता था। यह मूल्यवान यह महसूस करने के बाद कि कर्ण को अपने डार्कनेस मन को भी बाहर निकालना था। उसने अपने लाइट एफिनिटी के साथ उसी तरह का उपयोग किया, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने आमतौर पर अपने लाइट मन को शूट किया। जो अगर उसने इसे आत्मीयता के कर्म कर लिया तो क्या होगा? क्या तब उसे जीवन ऊर्जा नहीं मिलेगी? यह संभव होना चाहिए। आसपास के वातावरण में लाइट मन का घनत्व बहुत अधिक नहीं था। रात के दौरान यह लगभग बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। कर्ण शायद सूरज की रोशनी में बैठकर अपने उपचार में तेजी ला सकता था, लेकिन उसके प्रकाश मन के अवशोषण में निश्चित रूप से कमी थी। यदि वह अधिक कौशल के साथ प्रकाश से में हेरफेर करने में कामयाब होता तो वह प्रकाश मन के अवशोषण को काफी हद तक मजबूत कर सकता था, लेकिन उसके अंधेरे मन की तरह उसमें ध्यान करने में लंबा समय हो लगेगा। फायर और आइस एफिनिटी के पास बहुत अधिक थे। फायर ब्लेस्ट, फायर लेंजर, आइस ब्लिंक, फायर ब्लू, आइस शिल्डर्स इत्यादि। बहुत सारी संभावनाएं थी, लेकिन वहाँ सिर्फ एक समस्या थी। ये सभी अनुप्रयोग मंत्र थे और कर्ण को कोई भी मंत्र नहीं सीख सका। कर्ण ने सोचा था कि वह अपनी एफिनिटी का उपयोग कई अलग अलग तरीकों से कर सकता था। अधिक तकनीकें थी। अफसोस की बात है कि बहुत तकनीकें सिर्फ मंत्र थी। किसी की आत्मीयता की जटिलता को चरम तक पहुंचाने की क्षमता एक जादू थी। अधिक से अधिक कर्ण अपने मन के उपयोग को थोड़ा बदल सकता था। पर्याप्त परीक्षण के साथ वह डार्कनेस मन को मार गिरा सकता था। पर्याप्त परीक्षण के साथ वह बर्फ और आग पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। पर्याप्त परीक्षण के साथ वह प्रकाश को अवशोषित कर सकता था, लेकिन वह इसके बारे में था। कुछ भी अधिक जटिल मंत्रों के क्षेत्र में चलना होगा। इससे भी अधिक, कर्ण को शायद अपनी एफिनिटी के इन थोड़े अधिक उपयोगों को उजागर करने के लिए, नियंत्रण हासिल करने के लिए कई महीने की परीक्षण की आवश्यकता होगी। यदि कर्ण को सबसे बुनियादी मंत्र सीखने का प्रयास करना है, तो सबसे आसान मंत्र सीखने के लिए भी वर्षों की आवश्यकता होगी। क्यों? उसके दिमाग की वजह से मन की शक्ति को बढ़ाकर व्यक्ति को अपनी आत्मीयता के साथ कहीं अधिक बड़ा संबंध प्राप्त होगा। वह कहीं अधिक तीव्रता के साथ और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगा। कर्ण अपने योद्धा के शरीर के कारण अपने दिमाग को परीक्षण नहीं कर सकता। कम से कम अब मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं अपने खाली समय में कर सकता हूँ। यदि मैं तकनीकों में ठीक से परीक्षण नहीं ले सकता, तो मैं हमेशा अपनी एफिनिटी पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। यह मेरी पारंपरिकता नहीं है, क्योंकि यह मेरी युद्ध शक्ति को बहुत अधिक नहीं बढ़ाता है, लेकिन यह कुछ नया करने से बेहतर है। वैसे भी अब मेरे पास डार्कनेस धातु और लाइट धातु है। मुझे अग्नि धातु और बर्फ धातु की केवल 2 इकाइयाँ याद आ रही है। मेरी प्राथमिकता उन्हें पहले प्राप्त करने की होनी चाहिए। चलो देखते हैं। मेरे पास 227 सोना और 3440 योगदान अंक है। आग की लागत प्रति इकाई 5500 योगदान अंक है और बर्फ की लागत प्रति इकाई 6750 योगदान अंक है। 24500 योगदान अंक। मुझे इसी की जरूरत थी। मेरे पिछले भ्रम के आधार पर वह पूर्व उत्तर जंगल में शिकार के 3 दिन होने चाहिए। कर्ण ने सोचने में अपनी ठुड्डी उजलाई, लेकिन मैं एक्सचेंज हॉल में बिल्कुल सब कुछ नहीं खरीदना चाहता। मेरी जानकारी सुरक्षित रखी जा रही है, लेकिन अगर मैं जो सामान्य खरीद रहा हूँ वह बहुत अजीब है, तो कलकों ने से एक को विश्वास हो सकता है। मेरे बारे में जानकारी उसकी नौकरी से अधिक मूल्यवान है। पिछली कलक शायद मानता है कि मेरे पास लाइट एफिनिटी है, लेकिन यह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। बेशक जब मैं अनिवार्य रूप से अपनी आइस एफिनिटी का अनावरण करूंगा, तो उसे संदेह हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह उतना मायने नहीं रखता। मैंने हल्का धातु क्यों खरीदा इसका एक बहुत ही आसान कारण है। कर्ण ने मुस्कुराहट के साथ सोचा, मेरे पास लाइट एफिनिटी वाला एक दोस्त है और वे खुद को दिखाना नहीं चाहते हैं। जब तक मैं केवल एक के बार अजीब धातु खरीद रहा हूँ, यह बहाना काम करता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है
कि मैं केवल एक्सचेंज होल से आइस एफिनिटी धातु प्राप्त कर सकता हूँ, जिसका मतलब है कि मुझे सामान्य व्यापारियों में से एक से फायर एफिनिटी धातु प्राप्त करना होगा। तो अगर मुझे आइस एफिनिटी धातु की केवल 2 इकाइयाँ चाहिए तो मुझे केवल 10,000 से कुछ अधिक योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होगी। वह 505 सांपों की तरह है। अग्नि धातु के लिए मुझे सोने की जरूरत है, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी मेरे पास इतना सोना नहीं है कि मैं अपनी जरूरत की हर चीज खरीद सकूं। करण ने अपने योजना को अंतिम रूप देते हुए सिर हिलाया और खड़ा हो गया। रात हो चुकी थी। जानवरों के बारे में नीलम का पाठ दोपहर में था। व्यक्तिगत शिक्षक की 3 आंतरिक घंटों के साथ अब रात हो चुकी थी। आज जैसा समय नहीं है। कर्ण ने अपने एक खाली जानवर का बोरा उठाया, अपने कमरे से बाहर निकला और शहर की ओर दौड़ लगा दी। अब तक सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी, क्योंकि हर कोई दिन का काम खत्म कर रहा था। बस 2 और घंटों में सड़क फिर से खामोश हो जाएगी। कर्ण बड़े फाटकों के बंद होने से पहले वो मुश्किल ही उसमें से निकलने में कामयाब हो गया। गार्ड झुंझुनाहट के साथ उस पर चिल्ला रहे थे। शहर छोड़ने के बाद कर्ण ने लंबी सड़क पर दौड़ते हुए पूरी गति पकड़ ली। हवा कर्ण के बालों के होकर गुजरी। वह उस भावना को पसंद करता था। कर्ण जब भी दौड़ता था वह बहुत संवेदन महसूस करता था। पृथ्वी पर वाहन वह केवल एक वाहन के साथ इतनी गति तक पहुंचने में सक्षम था, लेकिन यहाँ वह बस दौड़ सकता था। इससे भी अधिक जंगल में महीनों तक जीवित रहने के बाद कर्ण ने सीख लिया था कि समाज के बिना कैसे रहना है। अगर वह चाहता तो बस दौड़ता रह सकता था और कहीं पीछे नहीं मुड़ता। वह जीवित रहने में सक्षम होगा और फिर भी अधिक शक्तिशाली बनेगा। वह उस स्थान से बंधा नहीं था जहाँ वह वर्तमान में था। यह पृथ्वी पर कुछ अलग था। पृथ्वी पर किसी के पास निवास, सामान्य, पैसा, बीमा, परिवार, नौकरी, जिम्मेदारी इत्यादि होती है। यदि कोई समाज को पूरी तरह से त्यागने का निर्णय लेता है तो उसे जंगल में रहना होगा, जो बहुत सारी समस्याएं लाएगा। गंदा पानी जो किसी के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है, ठंडा तापमान, परजीवी, बीमारी, भोजन की समस्या, ये सभी चीजें कर्ण के लिए कोई मुद्दा नहीं थी। उसका शरीर इतना ताकतवर था कि इन सब चीजों में से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे भी अधिक पृथ्वी पर समाज को त्यागने के बाद भी फिर से उसमें शामिल होना बहुत कठिन था। कागजी कार्रवाई थी। यहाँ यह बहुत कठिन नहीं था। यह दुनिया स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती थी और इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर रहने के बाद भी कर्ण इस दुनिया द्वारा प्रदान किए गए स्वतंत्रता की सराहना कर सकता था। बाकी सभी के लिए यह सामान्य था, लेकिन कर्ण के लिए यह विशेष था। कर्ण को इस दुनिया से प्यार था। उस क्षण डरावनी रक्तचीज चेहरे की छवि लौट आई। कर्ण ने इसे फिर से किनारे धकेल दिया। उसे इसे किनारे धकेलने की आदत हो गई थी। कुछ देर दौड़ने के बाद कर्ण उत्तर पूर्व जंगल में पहुंच गया। उसने रास्ते में कुछ बड़े कुत्ते देखे थे, लेकिन वे केवल उसे थोड़ी उत्सुकता से देखते थे। कर्ण तेजी से उत्तर पूर्व जंगल में पहुंचा और एक पेड़ पर कूद गया। उसके बाद कर्ण ने जमीन पर दौड़ना बंद कर दिया, बस एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा दी। वह दौड़ना जारी रखना चाहता था, लेकिन कर्ण को पहले ही पता चल गया था कि वह उत्तर पूर्व जंगल के अंदर लापरवाह नहीं हो सकता। कर्ण की उत्तेजना के एकांत और देखभाल का मार्ग प्रशंसित किया, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति एक गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गई। थोड़ी देर कूदने के बाद कर्ण को दूर से एक दलदली कनखजुरा दिखाई दिया। बिना रुके कर्ण एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तब तक कूदता रहा जब तक कि वह सबसे करीब नहीं पहुंच गया। कर्ण सीधे मिलीपेड़ पर कूद गया। मिलीपेड़ ने कर्ण की छलांग के कंपन को महसूस किया, क्योंकि वह बिल्कुल भी छिपकर नहीं देख रहा था। कर्ण ने मिलीपेड़ पर खुद को गोली मारने के लिए फायर ब्लास्ट किया। मिलीपेड़ का सिर काट दिया गया था और कर्ण ने अपने लगभग जमे हुए हाथ को फिर से थोड़ा गर्म करने के लिए एक छोटा बर्फ विस्फोट करते हुए तुरंत इसके फिसलर्स को काट दिया। जब तक उसने तापमान को बहुत अधिक बढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया, तब तक उसके हाथ को इतना नुकसान नहीं होगा। उस वृद्धि से कर्ण अपने बाएं हाथ को ठीक करने के लिए मन को खत्म किए बिना प्रत्येक जानवर एक ब्लास्ट का उपयोग कर सकता था। प्रत्येक विस्फोट ने कर्ण को हवा में बहुत अधिक गति करने की अनुमति दी, जिससे अनिवार्य रूप से वह सोलर स्टेट योद्धा से भी तेज गति से आगे बढ़ सका।
हर बार जब कर्ण के फायर ब्लास्ट किया तो वह सिर्फ एक चार्ज के लिए प्रारंभिक सामान्य चरण के योद्धा की गति तक पहुंच गया। पूर्व उत्तर जंगल का लगभग कोई भी जानवर उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। इससे भी अधिक उसके फायर ब्लास्ट ने कर्ण को आकाश में कूदने को स्थापित करने की अनुमति दी। यदि कोई जानवर कर्ण की छलांग को देख लेता है तो और किनारे की ओर चला जाता है तो कर्ण अपनी नई स्थिति में अविश्वसनीय गति से हमला कर सकता था। जानवर ऐसा थे। कर्ण लड़ाई नहीं कर रहा था, वह शिकार कर रहा था।